सबसे पहले सत्ता में कश्मीर की बात करेंगे, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंक को पाताल में दफन कर देंगे। इससे कुछ घंटे पहले भारतीय सुरक्षा बलों ने इसका एक लाइव डेमो दिखाया, जिसमें एक आतंकी अपनी मौत को सामने देखकर गिरता पड़ता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को देखकर आपके अंदर देश प्रेम वाला रक्त संचार होगा। फिर जमाते इस्लामी वाला सत्ता का कलेश दिखाएंगे, कैसे बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद एक प्रतिबंधित संगठन के साथ सत्ता के लिए वोट वाली इंजीनियरिंग कर रहे हैं और क्यों इसकी बेचैनी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में बढ़ती जा रही है। फिर बात गुजरात की, जहां आज पीएम ने नमो भारत रैपिड रेल के साथ 6 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष जितना मजाक उड़ाना चाहता है उड़ा ले, लेकिन वो हर अपमान का जवाब अपने काम से दे रहे हैं। वैसे आज हमने सत्ता में नमो भारत रैपिड रेल पर एक वीडियो कुंजी भी तैयार की है। यह देश की पहली ऐसी स्पेशल ट्रेन है जिसकी शुरुआत गुजरात में हुई है और इस ट्रेन में सफर तो लोकल होगा, लेकिन इंतजाम बेहद हाईटेक है। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर इस ट्रेन में पहुंचे हैं। आज दिल्ली की सत्ता की भी बात करेंगे, जिससे कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं। कल वो दिल्ली में उपराज्यपाल से मिलेंगे, विधायक दल के नेता का नाम सौंपेंगे, लेकिन वो नाम किसका होगा इस पर फुल सस्पेंस कायम है। इस पर भी एक राजनीतिक कुंजी तैयार है। फिर उस सत्ता के कलेश की बात करेंगे जिसमें आतंकी, आस्तीन के सांप, जयचंद, गद्दार जैसे कीवर्ड्स हैं। इस कलेश का केंद्र है केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का बयान, जो उन्होंने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर दिया। इससे कांग्रेस का पारा चढ़ा हुआ है। और चीन की जमीन से आज भारत के लिए एक शुभ समाचार भी आया है। हमारी भारतीय हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने आज सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से हराया है और अब फाइनल में उसका मुकाबला चीन से होगा। सत्ता में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां सिर्फ 48 घंटे बाद पहले चरण का मतदान होगा। आज विधानसभा चुनाव के पहले फेज के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन था। पिछले 24 घंटे में कैसे जम्मू कश्मीर में अलग अलग कलेश देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सुरक्षा बलों की ओर से चलती गोलियां भी हैं और राजनीतिक चिंगारियां भी। इस पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है और इसे 3 हिस्सों में बांटा। ध्यान से देखिएगा। पहला हिस्सा चुनावी कलेश वाला है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने, ध्यान से देखिएगा, जम्मू कश्मीर के पडेर, किश्तवाड़ और रामबन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान 2 संविधान, 2 झंडे और आतंकवाद पर अमित शाह के शोले बरसे। उन्होंने आतंक को पाताल की गहराइयों में गाड़ने को उद्घोष किया। दूसरा है जमात, बल्कि जमाती गठजोड़ पर जुबानी गदर वाला कलेश। कल इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमाते इस्लामी का चुनाव गठबंधन हुआ। इस गठजोड़ के बाद अब सियासी गदर शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता इंजीनियर राशिद के बहाने बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं। इसकी पूरी कहानी भी आज आपको बताएंगे। तीसरे कलेश में गोलियों वाली गूंज है। इसका फुल एक्शन वाला वीडियो सबूत आपको हम दिखाने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे मौत के डर से भाग रहे आतंकवादी को मौत वाली गोली मिली, वो भी सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। आज जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद को बनाया। किश्तवाड़ में चुनावी सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, और ध्यान से देखिएगा, बीजेपी का संकल्प है कि वो यहां से आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर देगी। हम आतंकवाद को पाताल में दफन कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर नहीं आ पाएगा। जबकि कुछ लोग हैं जो सियासी फायदे के लिए इसे बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना आ पाए। एक ऐसी सुरक्षा ग्रिड भी खड़ी कर रहे हैं, जितने लोगों को आने की इच्छा हो कहीं से भी आ जाए, सबका अंत यही पहाड़ियों में करने का काम हमारी सेना और हमारे जवान करेंगे। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों के बीच सेना कैसे एक्शन मोड में है, इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह वीडियो बारामूला का है, जहां सेना के जवानों ने मौत से भागते आतंकियों को गोलियों से भून दिया। ये देखिए,
बारामूला में शनिवार को सेना ने एनकाउंटर में 3 खूंखार आतंकियों को मार गिराया है। इस एनकाउंटर का एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसमें सेना की सख्त कार्रवाई वाले तेवर हैं और सबूत हैं। आपको इस आतंकी के मारे जाने की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल सेना को बारामूला में आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में इनपुट मिले थे। इसके बाद संदिग्ध स्थान पर घेराबंदी की गई। बताया जा रहा है कि आतंकी इस खाली इमारत में छिपे हुए थे। जब जवान यहां पहुंचे तो आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसके बाद जवानों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। एनकाउंटर के इस वीडियो में दिख रहा है कि एक आतंकी बिल्डिंग से बाहर निकलकर भाग रहा है। उसके हाथ में हथियार हैं। इसी दौरान उसे गोली लगती है और वो गिर जाता है। इसके बाद वो घिसटता हुआ 4 दीवारी तक जाता है, थोड़ी ही दूर जाता है। उसके बाद उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार होती है और वो वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। यह 28 सेकंड का वीडियो नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन का सबूत है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने पाताल वाला बयान देकर यह संदेश भी दे दिया है कि जम्मू कश्मीर में हर आतंकी का अंजाम ऐसे ही होगा। इस वीडियो को देखकर सत्ता के बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में यह प्रश्न भी उठ रहा होगा कि गोलीबारी का वीडियो कैसे रिकॉर्ड हुआ, यह कौन रिकॉर्ड करता है। आपको बता दें कि एनकाउंटर टीम में ऐसे जवान भी होते हैं जिनकी जिम्मेदारी वीडियो रिकॉर्ड करने की होती है। एनकाउंटर के दौरान वो कैमरे और ड्रोन के जरिए आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखते हैं। वो किससे बात कर रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, कोई उनकी मदद तो नहीं कर रहा है, किसी नागरिक को आतंकियों ने बंधक तो नहीं बनाया है। ड्रोन में लगे कैमरों में सारी गतिविधियां रिकॉर्ड होती हैं। जम्मू कश्मीर से गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद को चुनावी मुद्दा बनाकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर किए बड़े हमले किए। अब अमित शाह ने कहा कि जब घाटी खून से लाल थी तब फारूक अब्दुल्ला लंदन में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन आतंकवाद का पोषक रही। उमर अब्दुल्ला ने अफजल की फांसी को गलत बताया। कांग्रेस अब्दुल्ला की सरकार बनी तो फिर आतंकवाद होगा। अनुच्छेद 370 अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। जम्मू कश्मीर में अब कभी भी 2 संविधान 2 झंडे नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर में केवल एक झंडा होगा, वो तिरंगा है। गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा और चुनावी प्रहार से कैसे आज जम्मू कश्मीर का राजनीतिक पारा हाई हो गया, सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखें। कश्मीर का माहौल देख रहा हूं, ना फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है। आप चिंता करने की जरूरत। मैं आपको बताकर जाता हूं, मोदी जी ने धारा 370 जो हटाई वो अब इतिहास का पन्ना हो गई है। जब हमारी पूरी कश्मीर घाटी, हमारी ये पहाड़ियां आतंकवाद से खून से लथपथ हो गई, आप कहां थे? कहां थे? आए तो पूछना जरूर। मैं बताता हूं, वो लंदन में गर्मियों का वैकेशन करने चल गए थे। तो लंदन में गर्मियों का वैकेशन। और उमर अब्दुल्ला कहते हैं अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए। यही बताता है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो क्या होने वाला है। फिर से पथराव होगा, फिर से आतंकवादियों के जनाजे निकलेंगे, फिर से गोलियां चलेगी, फिर से सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस अब्दुल्ला परिवार को देशद्रोही कहा, आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया, उमर अब्दुल्ला जी के दादा को सालों तक जेल में करा, अब मोदी जी के सामने जीतने के लिए ये राहुल और उमर इलू इलू कर रहे हैं। भैया इलू इलू कर रहे हैं। और सत्ता में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में हुए उस राजनीतिक गठजोड़ की जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में वोट गणित बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस राजनीतिक मिलन के बाद कई तरह के आरोप लग रहे हैं। इस गठजोड़ में सबसे बड़ा नाम है इंजीनियर राशिद। वही इंजीनियर राशिद जो हाल ही में जेल से रिहा हुए, वही इंजीनियर राशिद जिन्होंने इसी साल लोकसभा चुनाव में जेल के अंदर से चुनाव लड़ते हुए उमर अब्दुल्ला को हराया था। यह शॉक डिफीट थी उमर अब्दुल्ला के लिए।
कल इंजीनियर राशिद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी और भारत सरकार की ओर से प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के बीच गठबंधन हुआ। आप सोच रहे होंगे कि प्रतिबंधित संगठन चुनाव का हिस्सा कैसे हो सकता है, तो आपको बता दें कि एक सीधा गठबंधन नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट गठबंधन है। जमाते इस्लामी कई निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर रही है। गठबंधन की ओर से जारी बयान में बताया गया कि दोनों दलों ने क्षेत्र के लोगों के हित में मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अब इस गठबंधन के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो रही है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इंजीनियर राशिद के तार कहीं और से जुड़े, ऐसा हिंट वो बीजेपी की तरफ देते हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि वोट को बांटने के लिए सियासी खेल खेला जा रहा है, जबकि इंजीनियर राशिद का कहना है कि हमारा उद्देश्य कश्मीरियों की आवाज उठाना है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जिस जमात की हम बात कर रहे हैं वो जमात ने अपना पहला चुनाव 1969 में पंचायत इलेक्शन के तौर पर लड़ा था। 1971 का बारामूला लोकसभा चुनाव लड़ा और इसी जमात ने 1972 के असेंबली इलेक्शन में 5 सीटें जीती थी, जिनमें से एक से जीते थे सैयद अली शाह गिलानी। इलेक्शन के जो हमारा अलायंस है उसकी बुनियाद खुलूस पे है। उसके लिए इलेक्शन में हम अलायंस कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर जमात इस्लामी जो उम्मीदवार है हम उनकी हिमायत करेंगे, जहाँ हमारे उम्मीदवार हैं वहाँ वो हमारी हिमायत करेंगे। समय गठबंधन बन रहे हैं, ये जो रैडिकल तंजीम थे वो लोग साथ आ रहे हैं, फिर से एक रैडिकल आइडिया सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली बातें वो लोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता उन ताकतों से सावधान रहना। आजाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली ने मैदान में डाले यहाँ का वोट डिवाइड करने के लिए, वो वोट डिवीजन नहीं होता। तार इनकी कहीं और जुड़ी हुई है, इशारा इनको कहीं और से आता है। जहाँ से इशारा आता है उस इशारे पे ये नाचते हैं। उनका अटैक जो है तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जाहिर सी बात है उनको मैदान में उतारा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने के लिए। कोई बात नहीं ना, अब हम मुकाबला कर लेंगे। कश्मीर को फिर से वैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो देखिए, कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है। इंजीनियर रशीद और दूसरे आज भी पाकिस्तान से, वही जो एजेंडा सभी का एक है, लेकिन कौन इसमें ज़्यादा वस्त होता है इसकी कोशिश आपस में जारी है। इंजीनियर रशीद अब जमात इस्लामी के साथ मिला है और जमात इस्लामी और इनके दरमियान इत्तेहाद हुआ है। जमात के अपने पैकेट्स हैं, बहुत सारे इलाकों में उनके अच्छे खासे वोट हैं। अगर ये दोनों वहाँ मुश्तरका तौर इंतखाबी मुहिम चलाते हैं तो कहीं न कहीं ये इत्तेहाद एक ज़बरदस्त मामला सामने ला सकता है कश्मीर की सियासत में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जमात 4 कैंडिडेट्स को चुनाव लड़वा रही है या सपोर्ट कर रही है इंडिपेंडेंट के तौर पर। गुलाम कादिर लोन जो कि फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, कई बार जेल जा चुके हैं, उनका अपना बेटा कलीमुल्ला जो कि कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट है, वो भी इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ रहा है। आपको आज यह भी समझना चाहिए कि इस इंजीनियर राशिद की पार्टी और जमाते इस्लामी से में जो गठबंधन हुआ है उससे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिर्ची क्यों लग रही है और क्यों इसे ये लोग बीजेपी का गेम प्लान बता रहे हैं। दरअसल जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर इंजीनियर राशिद बारामूला से सांसद, अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। खेल यह है कि राशिद की पार्टी के समर्थन वाले निर्दलीय प्रत्याशी कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को वोट बंटने का डर सता रहा है। इस खेल को विस्तार से समझिए। इसके तहत जहां अवामी पार्टी के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वहां जमात के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार साथ देंगे और जहां जमात के समर्थन वाले निर्दलीय कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, वहां इंजीनियर राशिद की पार्टी के समर्थक उनका साथ देंगे और जहां दोनों ही पार्टियों के समर्थन वाले निर्दलीय कैंडिडेट हैं, वहां फ्रेंडली फाइट की जाएगी।
पॉलिटिकल पंडितों को लगता है कि इसका सीधा नुकसान जम्मू कश्मीर की पुरानी पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। ये गठबंधन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटों में सेंध लगा सकता है। इसीलिए गठबंधन का ऐलान होते ही दोनों ही दल इंजीनियर राशिद के बहाने बीजेपी पर हमलावर हैं। इंजीनियर राशिद को एक बार फिर से बीजेपी का सियासी एजेंट बताया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीडीपी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर, अपने लोगों के बीच में जाकर शुरुआत ही माफी से करते हैं और कहते हैं कि हमने बीजेपी के साथ जो अलायंस किया उसके लिए हम माफी चाहते हैं, गलती हो गई, अब माफ कर दो। सोचिए, यह है वहां की अभी की लोकल पॉलिटिक्स। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब इंजीनियर राशिद और जमात इस्लामी वाले गठबंधन एक्सप्रेस सत्ता के स्टेशन तक पहुंचेगी या नहीं, यह वक्त बताएगा। लेकिन आज गुजरात में भुज से अहमदाबाद स्टेशन के बीच एक ऐसी ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीन सिग्नल दिखाया जो देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल है। वैसे कल तक इस ट्रेन को वंदे मेट्रो के नाम से बुलाया जा रहा था, लेकिन उद्घाटन से ठीक पहले इसका नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। आज हमने स्पेशल ट्रेन पर न्यूज मित्रों के लिए एक वीडियो कुंजी तैयार की है। जैसे भारत में 2 से 3 शहरों को जोड़ने के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस है, ठीक वैसे ही नमो भारत रैपिड रेल भी काम करेगी, जो पूरी तरह से एसी ट्रेन है। हम आपको इस नमो भारत रैपिड रेल के सफर पर भी ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पीएम मोदी की एक और तस्वीर दिखाते हैं जो अहमदाबाद मेट्रो के अंदर की है। गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दूसरे चरण में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार गिफ्ट सिटी होते हुए गांधीनगर तक किया है। इसी मेट्रो में आज पीएम मोदी ने सफर किया। लेकिन अब उस नमो भारत रैपिड रेल के बारे में न्यूज मित्रों को बताते हैं जो करीब करीब 359 किलोमीटर की दूरी मात्र 5 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। सोचिए, भुज से अहमदाबाद के बीच इस ट्रेन की नियमित सेवा यात्रियों के लिए 17 सितंबर को शुरू होगी। इस ट्रेन में 12 कोच होंगे, जिसमें यात्रियों के बैठने के साथ खड़े होने की भी व्यवस्था होगी। नमो भारत रैपिड रेल भुज और अहमदाबाद के बीच 9 स्टेशनों से होकर गुजरेगी और हर स्टेशन पर ठहराव का समय 2 मिनट तय किया गया है। इस ट्रेन में एक बार में 1150 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि करीब 2058 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। भुज से अहमदाबाद के बीच नमो भारत रैपिड रेल का किराया 445 रुपए होगा। इसकी औसत रफ्तार 62 किलोमीटर प्रति घंटे से थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की है। खास बात यह है कि नमो भारत रैपिड रेल का काम तो किसी लोकल ट्रेन या इंटरसिटी की तरह होगा, लेकिन इसमें हाईटेक इंतजामों की एक लंबी चौड़ी सूची है। इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, डिजिटल रूट मैप इंडिकेटर लगाया गया है। इसके अलावा नमो भारत रैपिड रेल में इस तरह की सीट और फर्श है जो फायर प्रूफ है। नमो भारत रैपिड रेल में फायर डिटेक्टर सिस्टम भी है। हर कोच में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। लोगों के लिए फोन चार्जिंग की सुविधा है। साथ ही इसमें वैक्यूम टॉयलेट है, मॉड्यूलर इंटीरियर है और मोबाइल एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं भी रखी गई हैं। हम आपको इस नमो भारत रैपिड रेल पर एक रिपोर्टर रील दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। देश में पहली बार छोटे शहरों के बीच चलने वाली, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली वंदे मेट्रो ट्रेन शुरू हो रही है। हालांकि इसका नाम चेंज किया गया है, नमो रैपिड रख दिया गया है और पहली ट्रेन भुज से अहमदाबाद की ओर जा रही है। बहुत ही बढ़िया आनंद आ रहा है। स्पेशली हम इस ट्रेन को देखने के लिए और यहाँ से इसमें सफ़र करने के लिए स्पेशली मैं मेरे गांव से आया हूँ। स्पेशली इसकी उत्सुकता थी पूरे फैमिली में, तो सबको लेके जा रहे हैं। पूरा परिवार में देख रहा हूँ, परिवार साथ में जा रहे हैं। अच्छा, कितना खुश हो रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया मजा आता है। कितना एक्साइटमेंट हो रहा है आप लोगों को? जितना हम सोच भी नहीं पाएंगे। हाँ, सही में बहुत ज्यादा। पहली बार इस तरह की ट्रेन में सफर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मस्त ट्रेन है, इसके वॉशरूम्स बहुत अच्छे हैं। इस ट्रेन के माध्यम से हम वो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज करना चाह रहे हैं और इसको, ये पूरे जो हमारा सेगमेंट है अनरिजर्व्ड ट्रैवल का, उसको उनको हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आप
जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विस। ये देश की पहली ऐसी ट्रेन होगी जिसमें कि स्ट्रेचर मोबाइल एम्बुलेंस की सुविधा होगी। मसलन अगर कोई मरीज़ को अगर आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो वो आप इस ट्रेन में कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमराज वगैरह भी लगाए गए हैं, हर गेट के सामने में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिससे कि ये 360 डिग्री पे मूव करने वाले कैमराज हैं। आर्म्स रेस्टर्स भी हैं, जो खास करके जिनको जगह नहीं मिल रही है वो अगर खड़े होकर रहना चाहें तो आर्म्स रेस्टर भी बनाए गए हैं। डिस्प्ले सिस्टम वगैरह तमाम तरह की है, जिसमें कि जहाँ जहाँ से ट्रेन गुजर रही होगी वो सारा डिस्प्ले सिस्टम है। और पहली बार आपको इस तरह के कह सकते हैं कि ट्रेन में हम चढ़ने उतरने की व्यवस्था जिसमें है। पुश टू टॉक, अगर आपको किसी भी स्थिति में ड्राइवर से बात करनी है तो उसकी यहाँ पे सुविधा रखी गई है। पूरी ट्रेन एसी है। ट्रेन का पहला डिब्बा महिलाओं के लिए रिजर्व होगा और उसके अलावे जो डिब्बे होंगे उसमें सब लोग सफ़र कर सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी देना जरूरी है आपको कि इसी चैनल में हमारे सहयोगी कुमार कुंदन ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि वंदे भारत एक्सप्रेस से इंस्पायर होकर ऐसी ट्रेन शुरू की जाने वाली है, जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2023 अप्रैल में इसकी घोषणा की थी। खैर, वैसे नमो भारत रैपिड रेल को वंदे भारत 2.0 भी कहा जा रहा है, उसी से इंस्पिरेशन है, जिसमें कवच, एंटी वायरस सिस्टम और वाईफाई समेत बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये ट्रेन का जनरेशन नेक्स्ट है। वैसे वंदे भारत से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य यह भी आपको बता दें कि फरवरी 2019 में शुरू हुई वंदे भारत की संख्या मौजूदा वक्त में 60 है, जिन्होंने 14 सितंबर 2024 तक 36,000 यात्राएं पूरी की हैं और 3 करोड़ 17 लाख से अधिक यात्रियों को बेहतरीन यात्रा का अनुभव दिया। वित्त वर्ष 2023-24 में वंदे भारत ट्रेनों ने पृथ्वी के 310 चक्कर लगाने जितनी यात्रा की थी। सत्ता में बात एक बेहद महत्वपूर्ण तारीख की, जिसकी चर्चा पॉलिटिकल सर्कल्स में काफी ज्यादा है, या कहें तो शायद सबसे ज्यादा यही है। यह तारीख है 17 सितंबर। यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। वो 75 वर्ष के हो जाएंगे। बीजेपी कल से सेवा पखवाड़े की शुरुआत कर रही है। इस मौके पर सेवा के साथ साथ सरकार के 100 दिनों के कामों को लोगों को बताया जाएगा। कल ही प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी पारी के 100 दिन पूरे हो जाएंगे और इससे पहले आज कांग्रेस ने सरकार की नाकामियों की लिस्ट जारी कर दी, एक वीडियो भी जारी किया है और कल ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। अगले सीएम के नाम पर बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। यह सरप्राइज क्या होगा इस पर सस्पेंस है, लेकिन हमारे सूत्रों ने कुछ खास जानकारी दी है, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार की तीसरी पारी के 100 दिन पूरे होने पर मचे संग्राम की। सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर अपने कामों की लिस्ट जारी की है, तो विपक्ष ने भी नाकामियों की सूची जारी कर दी है। पहले दोनों के दावे सुनते हैं, फिर कौन किस पर क्या बोल रहा है यह देखेंगे। सरकार का दावा है कि तीसरी पारी के पहले 100 दिनों में विकसित भारत के लिए तेज स्पीड और बड़े स्केल पर काम हुआ है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि 100 दिन में सरकार ने सिर्फ और सिर्फ यू टर्न लिया। सरकार ने बड़े बड़े बिल संसद में पेश किए और यू टर्न लेती रही। सरकार कह रही है कि विकसित भारत के लिए 100 दिन में 15 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। कांग्रेस कह रही है कि 10 वर्ष 100 दिन में सरकार ने पेट्रोल डीजल महंगा करके 35 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। सरकार कह रही है कि 100 दिनों में सिर्फ रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट और रोड के लिए 3 लाख करोड़ का बजट दिया है। कांग्रेस का कहना है कि 100 दिन में 38 बड़े रेल हादसे हुए और 21 लोगों की मौत हुई है। सरकार का दावा है कि तीसरी पारी में त्रिपुरा में 35 वर्ष पुराना संघर्ष खत्म हुआ, 328 उग्रवादी मेन स्ट्रीम में लौटे। विपक्ष ने सरकार के इस दावे पर भी सवाल उठाए और कहा मणिपुर जल रहा है और 100 दिन में जम्मू कश्मीर में 26 आतंकी हमले हुए, 21 जवान शहीद हुए, 15 नागरिकों की मौत हुई। सरकार दावा कर रही है कि 2014 में देश की इकोनॉमी 10वें नंबर पर थी। आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार की शुरुआत 58 रुपए प्रति डॉलर से हुई थी, अब 84 रुपए प्रति डॉलर हो गया। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के आंकड़े देखें तो ऐसा लगता है कि दोनों की रिसर्च टीम ने आंकड़े जुटाने में काफी मेहनत की है, जो मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं।
इन आंकड़ों के अलावा पक्ष और विपक्ष दोनों ने जुबानी तीर भी चलाए। मोदी का मखौल उड़ाने लगे, भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्राण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा रही है। एक बार राष्ट्रपति ओबामा यहां पर टूर, भारत में उनका प्रवास था, बायोलेटरल विजिट के लिए आए थे, तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में। तो किसी पत्रकार महोदय ने पूछा कि दुनिया में भांति भांति के देश बड़े बड़े टारगेट तय कर रहे हैं, क्या इसका दबाव है क्या आपके मन पर? और मैंने उस दिन जवाब दिया था मीडिया को, ये मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। इन 100 दिनों में उस गुब्बारे में बहुत हवा भरने की कोशिश की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता ने ऐसी कील चुभोई उस गुब्बारे में कि हवा भर नहीं पाई। आपने यू टर्न की सरकार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। रेल ध्वस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, महिला असुरक्षित है, बेरोजगारी नित नया चरम छू रही है। यही है आपका रिपोर्ट कार्ड। जनता ने जनादेश 5 साल के लिए दिया है, कंटिन्यूटी के लिए दिया है, निरंतरता के लिए दिया है, और उस निरंतरता के साथ ये सरकार काम कर रही है और आगे करेगी, सुशासन के संकल्प के साथ और समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ। वैसे सरकार ने विकास के मोर्चे पर तो कई फैसले लिए हैं, लेकिन अब तक बड़े राजनीतिक फैसले नहीं देखे, जैसे मोदी 2.0 में देखे गए। तब शपथ के पहले 100 दिन में ही मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया था। इस बार इस तरह के सरप्राइज फैसले का इंतजार है। वैसे सूत्रों से जानकारी है कि सरकार 3 बड़े मुद्दों पर काम कर रही है। एक देश एक चुनाव, इस पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक एक देश एक चुनाव को सरकार इसी कार्यकाल में लागू करने की तैयारी कर रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा समान नागरिक संहिता का है, जिस पर 5 राज्यों ने समितियां बनाई हैं। सूत्रों के मुताबिक एक एक कर सभी 5 राज्यों में यूसीसी लागू होगा। इसके बाद पूरे देश में यूसीसी लागू करने की तैयारी है। उत्तराखंड में यूसीसी कानून पहले ही बन चुका है। तीसरा बड़ा मुद्दा है जातीय जनगणना। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने जनगणना की तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन उसमें जाति संबंधी कॉलम पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। पहली बार होगा डिजिटल जनगणना, इसके लिए पोर्टल तैयार। वैसे तो किसी सरकार के मूल्यांकन के लिए 100 दिन का वक्त काफी कम होता है, लेकिन अगर कोई सरकार 10 वर्षों से चल रही हो और वो तीसरी पारी के 100 दिन पूरे करे तो मूल्यांकन लाजमी है। शायद इसीलिए कांग्रेस सरकार पर हमला करने के दौरान सिर्फ 100 दिन नहीं बल्कि 10 वर्ष 100 दिन का जिक्र कर देती है, तो सरकार भी अपनी कामयाबी बताने में 10 वर्षों के पुराने फैसले बताने लगती है। हालांकि 10 वर्ष या 100 दिन से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब पक्ष और विपक्ष जनता के बीच जाते हैं तो वहां कौन किस पर भारी पड़ता है। तो मोदी सरकार के 100 दिनों पर बीजेपी और कांग्रेस में काफी टकराव है, लेकिन जिस दिन सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं उसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, और इस खास मौके पर उनके बड़े विरोधी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगला सीएम वो किसे चुनेंगे। उनका सरप्राइज करने वाला राजनीतिक फैसला क्या हो सकता है। इस मुद्दे पर अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। इसमें नए सीएम के नाम पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी मौजूदा नेताओं से 1-to-1 चर्चा की और फीडबैक लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा था कि वो 2 दिनों में पद छोड़ देंगे। आज सोमवार को उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने का वक्त मांग लिया है। कल 4:30 बजे का समय दिया गया है। असल में सवाल यह है कि कल की बैठक में विधायक दल के नेता के रूप में कौन चुना जाएगा। केजरीवाल ने क्यों इस्तीफा दिया,
क्या रणनीति रही और आगे वो क्या करने वाले हैं, इस पर हमने टॉप सीक्रेट सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर सत्ता की कुंजी बनाई है। लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली में सीएम वाली रेस दिखा देते हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो सीएम कौन बनेगा। सूत्रों के मुताबिक आपके 5 नेता इस रेस में चल रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर आतिशी हैं, दूसरे नंबर पर कैलाश गहलोत हैं, तीसरे नंबर पर गोपाल राय हैं, चौथे नंबर पर राखी बिरलान हैं, 5वें नंबर पर सौरभ भारद्वाज हैं। इसमें एक नाम को छोड़कर सभी मंत्री हैं। माना जा रहा है कि राखी बिरलान डार्क हॉर्स हो सकती हैं। अरविंद केजरीवाल उनके जरिए दलित वोटों को साधने की कोशिश कर सकते हैं। इनमें से कोई एक सीएम बन सकता है। सूत्रों के मुताबिक यह भी दावा किया जा रहा है कि कल अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से पहले सीएम आवास पर सुबह 11:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में विधायक दल के नए नेता को चुनना होगा, उनका चुनाव होगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल एलजी से मुलाकात करेंगे। एलजी से मुलाकात में इस्तीफा और नए विधायक दल के नेता का नाम और समर्थन की चिट्ठी सौंपेंगे। कल अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, लेकिन सवाल यह है कि जेल जाने से पहले तक और जेल में रहने तक जो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देने पा रहे थे, वो जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला अचानक नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर फैसला कल आपके शीर्ष नेताओं की बैठक में लिया गया था। अरविंद केजरीवाल ने शीर्ष नेताओं से कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के घर पर हुई दूसरी बैठक में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर अंतिम रणनीति बनी। सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जेल में ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था, लेकिन साथ में यह भी तय कर लिया था कि जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि बाहर आकर ही इस्तीफा देंगे। और अब वो इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि ये सब ड्रामा है। 2 दिन के बाद आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। आज उन्होंने एलजी साहब से इस्तीफा देने के लिए समय मांगा है और कल शाम का समय उन्हें मिला है। विधायक दल की मीटिंग होगी और इस चर्चा को दूसरे चरण में कल विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। अगर ये उनका निर्णय नैतिकता पे आधारित होता तो 177 दिन पहले आ जाता। टाइमिंग है उनके दावे का और अभी भी इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है। ये मुझे लगता है ये राजनीतिक ढोंग है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। एक भ्रष्टाचारी हटेगा, दूसरा भ्रष्टाचारी आएगा। ये तो अलीबाबा 40 चोरों की टीम है आम आदमी पार्टी। हमें फर्क नहीं पड़ता कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और जहाँ तक चुनाव की बात है, आज विधानसभा भंग करें ना, ये नवंबर का इंतजार क्यों कर रहे हैं। कोई भी ईमानदार आदमी इस देश का ये कैसे बर्दाश्त करेगा उस पर जो लांछन लगा है। तो अरविंद केजरीवाल को सत्ता का मोह नहीं है, अरविंद केजरीवाल को अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। तो उन्होंने ये तय किया है कि वो अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे। वैसे केजरीवाल के मुद्दे पर बीजेपी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कांग्रेस के साथ थोड़ा संकट है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और आप इंडिया गठबंधन में, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक दूसरे के विरोधी हैं। शायद इसीलिए राज्यों के नेता अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता बोलने से बचते हैं। कल क्या होगा, एक्सक्लूसिव कवरेज हम दिखाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा ने कुछ इसी तरीके से हूटर बजा दिया है इंडियन पॉलिटिक्स में।